नमस्कार, मैं हूं अजय और यह समय है इवनिंग एजेंडा का। तो आज के एजेंडे में चुनाव ही है, वोटिंग है। कितनी वोटिंग हुई, कहां पर क्या क्या बातें उभर के आई, किस तरह की बयानबाजियां दिन भर आज होती रही, किस तरह के आरोप लगे, चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई गई, इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे कि सबके सियासी मायने क्या हैं और असल में क्या हालात पैदा हुए। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 6 बजे तक आप पहुंच सकते थे बूथ पर, जो वक्त अब निकल गया है। जो लोग अब तक लाइन में खड़े होंगे वो वोट डाल सकते हैं आगे भी, लेकिन अब आप वोटिंग करने के लिए बूथ पर जाकर लाइन में नहीं लग सकते। और कहां पर कितनी वोट डाले गए हैं, ये आंकड़े जो हैं वो 5 बजे तक के आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रामपुर में 56.97, करीब 57%, मैनपुरी में 53 से ज्यादा, एटा में 58 से ज्यादा मतदान। तीसरे चरण की वोटिंग में जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं 5 बजे तक के, और ये आंकड़ा बढ़ेगा अभी, क्योंकि 1 सवा घंटे की वोटिंग जो होगी वो इसमें अभी जुड़ना बाकी है। यानी कि बम्पर वोटिंग कह सकते हैं। पिछले चरणों में जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा कहीं। देख लीजिए, रामपुर में 57%, संभल में 56%, मैनपुरी में 53%, एटा में 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बरेली में भी 55% वोटिंग की खबर है 5 बजे तक। बदायूं में 57% वोट डले हैं। तो 10 सीटों पर वोट डालने का काम संपन्न हो गया है। लेकिन आज आरोप कई लगे हैं, उंगलियां कई उठी हैं, और क्या हैं वो आरोप? तो दिन भर ये जो वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, उस सब के बीच में, मतदान के बीच में ऐसी भी खबरें आती रही कि कई जगहों पर मतदाताओं को छकाया ईवीएम ने। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यहां पर 300 से ज्यादा ईवीएम काम ही नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई। जिला प्रशासन ने भी शुरू में तकनीकी दिक्कत होने की बात मानी, हालांकि चुनाव आयोग ने 300 मशीनों के खराब होने की बात को खारिज किया। रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जो जुबानी जंग शुरू हुई वो मतदान के दिन भी जारी रही। एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया कि 300 से ज्यादा ईवीएम काम ही नहीं कर रहे। 300 ईवीएम अभी तक खराब हो चुकी हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि वो ईवीएम बदली नहीं जा रही हैं। मतलब सारी साजिशें कुल मिलाकर ये हैं कि किसी तरीके से पोलिंग परसेंटेज को कम से कम किया जा सके। शहर में ई रिक्शा, या जो लोग जिनके घर से बहुत दूर पोलिंग स्टेशन हैं, वो रिक्शा से अपने घर पोलिंग स्टेशन से नहीं जाने दिया जा रहा। रिक्शे वालों को ले जाकर कोतवाली में बंद कर लिया गया, उनके टायरों को काट दिया गया। तो कोई साजिश में कसर छोड़ी नहीं जा रही जिससे कि पोलिंग परसेंटेज को गिराया जा सके। जिलाधिकारी ने भी माना कि शुरुआत में समस्या थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने एसपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। देखिए, 2-3 तरीके की समस्याएं अभी हमारे सामने आई हैं। ईवीएम की खराबी का मतलब जहां भी कहा जा रहा है वो ईवीएम ही नहीं खराब है, कुछ तो हमारे जिन लोगों को ऑपरेट करना था, ऑपरेशन प्रॉब्लम में भी उन लोगों ने प्रॉब्लम की। जैसे ईवीएम को चलाने का एक तरीका होता है, उनको उसकी ट्रेनिंग दी गई थी, उन लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया ईवीएम चलाने का। इसकी वजह से कुछ समस्याएं आई। जहाँ पे मुश्किल से करीब 8 जगहों पे हमें ईवीएम बदलने की जरूरत पड़ी, उसको भी हमने बदल दिया। वो मॉक पोल एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से पहले का था। उधर मतदान करने सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने रामपुर की घटना पर चिंता जताते हुए पूछा कि ईवीएम खराब होने का जिम्मेदार कौन है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ईवीएम बंटवारे में भी यूपी के साथ भेदभाव किया गया है। जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए ईवीएम या वीवीपैट खराब हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में तो दे दी है पुरानी ईवीएम और अपने यहाँ लगा दी है नई मशीनें। सोचिए, इतना भेदभाव, मशीनों में भेदभाव। मायावती लगातार आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्या यूपी को जानबूझकर पुरानी ईवीएम दी गई है, या महज तकनीकी समस्या के चलते पैदा हुई परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा आजम खान साहब और उनके पुत्र ने भी आरोप लगाए कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है रामपुर में। डीएम के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, प्रशासन के ऊपर में सीधे सीधे आरोप लगाया, मतलब चुनाव आयोग के ऊपर में आरोप लगाया गया। ये तमाम बातें आज दिन भर उठती रही थी। जो मतदान प्रतिशत है और ये आरोप हैं, ये क्या बता रहे हैं?
मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक साइलस हैं, एसपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा उमेश श्रीवास्तव और मोहम्मद शादाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एमएच खान साहब भी बीएसपी के नेता मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद शबाब, लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, जरा ये बताइए कि दिन भर क्या खबरें आ रही है। आज सवाल ज्यादा उठे हैं मतदान के दौरान पूरे दिन। शबाब को लगता है कि उनका संपर्क टूट गया। उमेश, आप मौजूद है रामपुर से, और रामपुर में बड़े आरोप लगे। आजम साहब ने भी आरोप लगाए, उनके बेटे ने भी आरोप लगाए, इस दौरान जय के भी आरोप आए। तो क्या यहां होता रहा दिन भर? जी हाँ, देखिए अजय जी, रामपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 6 बज चुके हैं और अब यहाँ कोई कतार दिखाई नहीं दे रही, इक्का दुक्का लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसा लगता है कि जितना पोलिंग परसेंटेज पिछली बार था, नियर अबाउट उतना ही पोलिंग परसेंटेज इस बार भी रहेगा। नियर अबाउट 60% के आसपास की पोलिंग यहाँ 6 बजे तक रहेगी। रही बात आज के बयानों की, और जिस तरह से आज पूरा दिन गहमा गहमी भरा और सारा ठीकरा गठबंधन के प्रत्याशी ने और आजम खान के सुपुत्र ने, आजम खान की पत्नी ने, सभी ने ईवीएम पर ही फोड़ा और ये कहा कि 300 ईवीएम एक साथ खराब हो गई हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने इसका खंडन किया और ये कहा कि 300 ईवीएम बिल्कुल खराब नहीं हुई थी, सिर्फ 8 ईवीएम खराब हुई थी जिनको चेंज कर दिया गया, जिनको रिप्लेस कर दिया गया। और इसके बाद आजम खान साहब आए, उन्होंने भी यही बात दोहराई, 300 ईवीएम खराब हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग का भी रिएक्शन आया और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इंकार किया है कि 300 ईवीएम खराब नहीं हुई थी, मात्र 7 या 8 ईवीएम ही खराब हुई थी। तो आज का पूरा दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के ठीकरा उस पर फोड़ा गया और ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से जिस तरह से बाहर आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ही ईवीएम पर ही ठीकरे फोड़े जाते रहे हैं और आज भी कमोवेश रामपुर में दिन भर आज ईवीएम ही सुनाई देता रहा। गठबंधन के प्रत्याशी ईवीएम को लेकर के ही दोष मढ़ते रहे। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगे वाले चरण में क्या क्या होता है। और दूसरी तरफ जो बयानबाजियों का दौर था, जया प्रदा ने आज फिर जो है न्यूज 18 से खास बातचीत में आजम खान पर ही निशाना साधा। आजम खान ने भी अपने ही अंदाज में आज फिर जया प्रदा पर ही निशाना साधा। तो एक तरह से जो राजनीतिक बयानबाजियां थी वो आज भी जारी रही। और जो सारांश अगर हम कहें आज के दिन का रामपुर लोकसभा सीट का, तो सारांश यही है कि आज के दिन में गठबंधन के प्रत्याशी को ईवीएम विलेन नजर आया। जी अजय जी, मैं शुरू करता हूं विवेक साइलस साहब से, एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। विवेक साइलस जी, पहले ही क्या ईवीएम पर सीधे सारा ठीकरा फोड़ने की नौबत आ गई रामपुर में? 308 और 300 में बड़ा फासला है। प्रशासन, चुनाव आयोग और डीएम कह रहे हैं कि 8 ईवीएम खराब हुए, कहा गया अब कि 300 ईवीएम खराब हो गए। क्यों? इसको विपक्ष तो कहेगा कि भाई हार के डर से आपने अभी से बहाना ढूंढ लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में एक स्वच्छ चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, किसी भी लोकतंत्र में। और जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने ये भी माना कि जो रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनकी अंडर ट्रेनिंग की वजह से या उनकी जानकारी ना होने की वजह से ईवीएम नहीं चल रहे थे। और उन्होंने ये भी माना कुछ ईवीएम बदले भी गए हैं। देखिए, ये चिंता का बहुत विषय है और सिर्फ ये आपका वहां रामपुर में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखिए 312 नंबर बूथ, 313 नंबर बूथ, आप वहां बदायूं चले जाइए, वहां भी ये दिक्कत आई। और पहले फेज में अगर आप बिजनौर की लोकसभा देखिए तो बिजनौर की लोकसभा में बूथ नंबर 16, बूथ नंबर 2 पे भी यही प्रॉब्लम्स आई थी ईवीएम को लेके कि बटन कहीं दब रहा था, विवेक साइलस, इक्का दुक्का प्रॉब्लम आना बहुत ही स्वाभाविक है। जब लाखों की तादाद में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा हो तो कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा ही होता है, ये अपवाद है। लेकिन एक साथ 300 अगर खराब हो तो ये बड़ी बात हो जाती है और ये आरोप लगे। और मगर बात कुछ और निकल करके आई। ओंकार नाथ जी, क्या इसको विवादास्पद बनाने की कोशिश हुई आज, या वाकई विवादास्पद तरीके से चुनाव हुआ? अब देखिए, हम तो वहां थे नहीं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज ईवीएम खराब होने पर 300 का आरोप कैसे लग जाएगा। हो सकता है ईवीएम पहले जैसे बता रहे कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और ईवीएम नहीं चल पाई हो, तो एक
आदमी के हड़कंप बच जाता है। और उसकी संख्या मैं समझता हूं 8 नहीं होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तभी ये हंगामा हुआ, वरना ये हंगामा ना होता। बाद में वो ठीक हो गई होगी, और जो 7-8 बदली है उसको उन्होंने कहा हमने रिप्लेस करा दिया है। सिस्टम यहां पे आके रुका हुआ है। सवाल इस बात का है, इसका दोषी कौन है? अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और चुनाव आयोग की गलती है कि उन्होंने इसको एश्योर नहीं किया कि जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई कि नहीं दी गई। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो किस तरह से काम करेंगे? और इसका खामियाजा क्या कहते हैं, कैंडिडेट को भोगे और वोटर को भोगे। चलिए आप स्वयं बताइए कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही है। हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए अजय जी, यहां पर लगा, प्रशासन पर भी आरोप लगाया गया रामपुर में कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। जी जी जी, मैं अजय जी उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए हमारे विपक्षी दल के जो मित्र हैं वो हमेशा जब हारते देखते हैं तो ईवीएम के पीछे छुप जाते हैं और ईवीएम को आगे कर देते हैं कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी। मैं आपको एक टेक्निकल आंकड़ा दे रहा हूं। 11 बजे तक मुरादाबाद में 22% पोलिंग थी और 11 बजे तक रामपुर की पोलिंग का जो डाटा आया था वो 27% का था। आप बताइए कि अगर 300 ईवीएम खराब होती तो क्या यह संभव था? ये कि बोगस आरोप लगाना, कलेक्टर ने जो स्वतः स्वीकार किया कि पोल शुरू होने के पहले जो 6-7-8 ईवीएम जो भी वो बता रहे हैं उसमें वीवीपैट वाली कुछ समस्या आई थी, अगर सारे ईवीएम खराब थे तो परसेंटेज तो सबसे ज्यादा, लेकिन वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके देना और अन्य भी लोकसभा क्षेत्रों को आप देख लीजिए, उसी के सापेक्ष अन्य लोकसभा क्षेत्रों का भी देखिए। 20%, 22% बाकी रहा, रामपुर का 27% रहा। 300 अगर आप ठीक कह रहे हैं आप एकदम, लेकिन क्या ये वहां पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ रही थी और बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए भी ये चीज की जा सकती है। अरे ये नहीं किया जा सकता है। जहां पोलिंग परसेंट 27% है रोकने के बाद, इसका मतलब वो अगर न रोके होते और उतना समय न खराब किया होता तो ये परसेंटेज और बढ़ती। आपने उतने लोगों को वोट डाले से मना। अच्छा, तो ओंकारनाथ जी, तो फिर मैं मुझे लगता है इसी तर्क से ये भी होता है कि अभी तक वहां पर तमाम जगहों के आंकड़े मेरे पास हैं 5 बजे तक के, संभल में 56, बदायूं में 57, पीलीभीत में 59, संभल में 56, मैनपुरी में 52, बरेली में 55 और रामपुर में 58। तो भाई अगर बीच में भी डिस्टर्ब कर दिया गया तो बाकी जगहों से जो टॉप वोटिंग हुई है उसमें से रामपुर है। मैं बता रहा हूं ये 58 5 बजे तक के आंकड़े, ये 58, 62 और 63 भी पहुंच सकता था। अगर ये 62 और 63 तक पहुंच सकता था अगर ये क्या कहते हैं न रुका होता। सवाल इस बात का है कहीं पर ज्यादा कंटेस्ट होता है तो वहां पे वोटर ज्यादा डालने के लिए। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि रामपुर में क्यों बढ़ गया और नहीं बढ़ा। नहीं ठीक है, अब देखिए क्या होता पर वाली बातें हो रही है। मैं सुरेंद्र दुबे जी से बात कर लेता हूं और उसके बाद अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे मोहम्मद शबाब तो वो पूरी तरह से बताएंगे, क्योंकि लगातार वो लखनऊ में कंट्रोल रूम पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कंट्रोल रूम की तस्वीर में न्यूज़ 18 लगातार चल रहा है और वहां जो हम आप लोग जो कह रहे हैं हम यहां से बता रहे हैं और वहां से उसको वेरीफाई करके तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। दिन भर हर चरण में ये चल रहा है। सुरेंद्र दुबे जी, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि कहीं से कम मतदान नहीं बल्कि कुछ जगहों से ज्यादा ही मतदान हुए हैं रामपुर में, लेकिन जिस तरह के आरोप लगते रहे, सवाल यह है कि क्यों, क्या यह इशारा है? वोटिंग बम्पर हो रही है लेकिन कहा जा रहा है कि वोट करने से लोगों को रोका जा रहा है, यही आरोप है मोटे तौर पर। यह कोई इशारा है क्या या हालात है ये? नहीं, इसको आप ना इशारा समझिए ना हालात समझिए। इसको आप ये समझिए कि मोहम्मद आजम खान साहब जहां होंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। उनका एक स्टाइल है हर चीज को करने का। तो वो मान लीजिए 8 नहीं 18 खराब हो गए होंगे सुबह सुबह, हम मान लेते हैं, और ऐसा हो जाता, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 मशीनें, अब अगर चुनाव आयोग कह रहा है तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं खराब हुई। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो यह माना जाए कि वहां एक कटा युद्ध लड़ाई है बीजेपी और आजम खां के बीच में, और उसको लेकर के एक देखिए ये एक तरीका वोटरों को एक मैसेज देने का भी है कि आओ आओ देखो बड़ा गड़बड़ रहा, जल्दी जल्दी चलो वोट डालो, देखो हमको ये किए ले रहे वो करे, ये स्टाइल है आजम खान साहब का।
तो वो उसको आप उस एंगल से लीजिए। और अगर 58% 59% वोट पड़ा है अभी तक, तो माना जाए कि वो अपने काम में सफल रहे। और जिसका जो आदमी का जो स्टाइल है पॉलिटिकल, आप उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं, वो हमेशा होता। अभी यहाँ हमारे ये ओंकार सिंह जी बैठे हैं, ये एक जगह गेस्ट हाउस में उस समय सीनियर मैनेजर हुआ करते, तो एक दीवार में एक छेद निकल गया था, तो उसको हम बताया था कि कैसे इससे जासूसी की जा रही थी। नया नया मामला था, तो हम पत्रकार लोग खुद ही बहुत घंटे फंसे रहे कि कैसे इस कमरे से जासूसी हो रही है। वो अपना एक स्टाइल, उसको मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। आप तो दशकों से उन्हें जानते हैं, आप बता रहे थे कि उनका स्टाइल आजम साहब का ही यही रहा है कि वो जब कुछ बात होती है तो उसको कुछ ऐसे पेश करते हैं कि वो छोटी बात भी बड़ी नजर आती है। लेकिन विवेक साइलेंस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बम्पर वोटिंग हो रही है उससे तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं, बम्पर वोटिंग हमको तो और खुशी होती है कि 10-5% और बढ़ गया होता है, क्योंकि जहां तक अब उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर आक्रोश, निराशा, हताशा, बदहाली भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, खास तौर से गरीब लोगों के लिए, वो बहुत अहमियत रखते थे। लोगों ने मोदी जी पे विश्वास करके उनको वोट दिया था, लेकिन क्या हुआ, उन वादों का आज एक भी पूरे होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो अगर वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाती तो हमको तो और खुशी होती, क्योंकि जनता अपना गुस्सा ईवीएम पे निकाल रही है सरकार के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी को जैसे उपचुनाव में हराया था और 5 राज्यों में हराया था, वैसे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से बाहर करने वाली है। हम तो यही मानते हैं। और वोटिंग होती और ये अच्छा दावे तो हर नहीं, ये इस दावे का आधार क्या है आपका? मतलब आप जो कह रहे हैं कि जनता पार्टी को, बीजेपी को हराने जा रही है जनता, इसका आधार ये है कि देखिए, आधार ये है, आज आधार ये है अजय जी कि आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना भी नहीं मुनासिब समझा कि अपने मैनिफेस्टो में कहीं बेरोजगारी को एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, दाम दुगना करने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं 2022 में कर रहे हैं। चलिए हरिश्चंद्र श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे, उनसे लूंगा मैं जवाब। आप सोच के रखिए जवाब हरिश्चंद्र जी। शादाब जुड़ गए हैं। जो बात हम लोग कर रहे थे दिन भर, आज जो मतदान के बीच में बातें उठती रही, सवाल उठते रहे, मोहम्मद शबाब आप तो यहां कंट्रोल रूम में लगातार थे, खड़े थे वहां पर, और क्या क्या होता रहा? ये बहुत कंफ्लिक्टिंग न्यूज लगातार आती रही। 8 मशीनें खराब हुई रामपुर में, कि 300 मशीनें खराब हुई, या क्या पक्षपात हो रहा है मतदान में कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्या सब देखते रहे आप? देखिए अजय, ये सारी बातें राजनेता कह सकते हैं, उनका अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकारी इस बात को सिरे से डिनाई करते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। आज जब राजेंद्र चौधरी का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन मिलने पहुंचा था, सीओ से जब उन्होंने मुलाकात की, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप बताइए कितने बूथ खराब हुए हैं? आप 300 ईवीएम खराब होने की बात कह रहे हैं, आप मुझे 300 जगहों का जिक्र दीजिए कि इस बूथ पर खराब हुआ है। तो वो भी डिटेल नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, वोट डालने में दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये राजनेता कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सिरे से डिनाई कर दिया कि कहीं पर भी 300 ईवीएम खराब होने की जो बातें हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। 2-4 ईवीएम खराब हुई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बदला गया है। जैसे ही जानकारी मिली, वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए वहां पर ईवीएम को बदला है। तो अगर कोई यह कहता है कि 300 ईवीएम खराब हो गई, यह पूरी तरीके से गलत है। इस बात को उन्होंने डिनाई किया। दूसरी एक और खबर ये लोग लेकर पहुंचे थे कि वोट बटन किसी को भी दबाइए, वोट जो है वो कमल को जा रहा है, ऐसी शिकायतें दर्ज कराई गई थी। इस बात को भी इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा हो नहीं सकता है। पहली बात यह कि बोकस वोटिंग की जो खबरें लगातार संज्ञान में आती हैं, ये जो बातें कही जाती हैं, उस पर सीधे सीधे क्लियर कट कहना यही है कि बिना जानकारी लिए, बिना किसी की पहचान किए उसको पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वोटर आईडी कार्ड से उसका नाम मैच कराया जाता है, उसका चेहरा देखा जाता है। नकाब में भी जो महिलाएं होती हैं उनकी बाकायदा और चेकिंग होती है, तब उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके की बातें कौन कहां का कहता है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम सबका जवाब इस तरीके से नहीं दे सकते, लेकिन यह बात क्लियर कट है कि ना ही कहीं पर ईवीएम खराब होने की इस कदर शिकायतें आई जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, और ना ही कहीं पर बोकस वोटिंग की। 2-4 जगहों की खबरें जरूर थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई और हुई है, क्योंकि पोलिंग से 48 घंटे पहले सभी को प्रचार करने की अनुमति को बंद कर दिया गया था।
11 कैंडिडेट ऐसे थे थर्ड फेज के जो सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी अपना प्रचार कर रहे थे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने गंभीरता दिखाई है। उन सभी जिलों के जिलाधिकारियों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है और उनको दिल्ली भेजा जाएगा और मुमकिन उम्मीद है कि इन पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ है अजय। 57% लगभग 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है। फर्स्ट डिवीजन से ये सभी जिले पास होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो लाइन में लगा है वो मतदान करके जाएगा। फर्जी वोटिंग, बोकस वोटिंग ये राजनेता कह सकते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसी कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। अजय बिल्कुल, दिन भर जो आप बहुत करीब से देखते रहे, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, हर जगह कंट्रोल रूम में हर जगह की खबरें आती रही। उसके आधार पर ओंकार राजी, मैं लौटूंगा आपके पास। ये जो कहा जा रहा है बच्चे, मुझे एक कहानी याद आती है, एक स्थिति याद आती है कि जब बच्चे खेलते रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा कमजोर अपने आप को दिखता है कि उसको हार दिखाई देती है तो कहता है कि दूसरे वाले को कि तुम बेईमानी कर रहे हो। नहीं, ये तो गलत है, तुम बेईमानी करके मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। कहीं वो डर तो नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि शबाब वहां कंट्रोल रूम में बैठे एक एक चीजों पर सुबह से निगाह बनाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उतनी ही गड़बड़ियां हुई हैं, होती हैं जो हर बार होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उसको सामने लाना क्या इशारा कर रहा है? एक सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर अखिलेश को वापसी की कहीं से सबसे ज्यादा उम्मीद वो कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी कर सकती है, तो वो आज के मतदान में, क्योंकि गढ़ रहा है ये इलाका, यहीं पर 3 सीटें जीते भी थे मोदी लहर के बावजूद, तो क्या इस बार ऐसा कर पाने में वो कामयाब हुए इन 10 सीटों पर, या चाचा जी ने ही सब गड़बड़ कर दिया? तो तीसरे चरण की वोटिंग का काम पूरा हो चुका है और यकीन मानिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोनों ही पक्ष की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है और इसीलिए यही वजह है कि तीखे हमले अब शुरू हो गए हैं, सीधे सीधे हमले शुरू हो गए हैं और चुनाव के दिन भी ये नहीं थम रहा है, बल्कि चुनाव आयोग भी इस लपेटे में आ रहा है। अब अमर सिंह साहब ने दावा किया है, राज्यसभा के वो सांसद हैं और रामपुर से जयप्रदा के बारे में उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से जीतेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजम खान और उनके बेटे ने अभद्र बयानबाजी की, उससे देखते हुए किसी महिला ने उनको वोट नहीं किया होगा। जया ने कभी गलत बयानबाजी नहीं की। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने बात की अमर सिंह से, क्या कहते हैं वो? जिस तरीके से चुनावी माहौल गरमाया था उसमें बयानबाजी काफी तेजी से हो रही थी, चाहे आजम खान हो या जयप्रदा हो, उस तरीके से जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब लगता है कि कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। इस विषय पे बात करने के लिए अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि जयप्रदा जी ने बयानबाजी की है। अगर कोई पुरुष किसी भी महिला के अंतर वस्त्रों के बारे में भद्दी और क्रूर भाषा में बात करेगा तो इससे पुरुष की विकृत मानसिकता और मानसिक दिवालियापन दिखाई देता है। और विशेष रूप से एक विवाहित पुरुष जिसके घर में भी पत्नी, माँ, बेटी, बहन है, वो अगर महिलाओं के अंतर्वस्त्र के बारे में सार्वजनिक सभा में क्षेत्र के उन्नति और उन्नयन की जगह बात करे, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला भी अनारकली का है, तो फिर राजनीति का कोई अस्तर नहीं रहता। जी हां, तो दावेदारियां दोनों तरफ से हो रही हैं और सभी दावे कर रहे हैं और सबके दावों को जोड़ दें तो जितनी सीटें हैं उसमें कई गुना उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर सभी के दावे सच हो तो चुनाव है, दावा करना भी चाहिए सबको। एमएच खान साहब बीएसपी के नेता भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, बाकी जो पहले से मेहमान थे वो तो है ही हमारे साथ। मैं फिर से शुरू करता हूं अब विवेक साइरस आप ही के साथ। विवेक साइरस साहब, क्या वापसी की उम्मीद है? ये तो इसको या तो पट्टी भी कहा जाता है, गढ़ भी इलाका रहा है, 3 सीटें भी आप लोग उस आंधी में भी, पिछली बार की आंधी में जीत पाए थे, बचा पाए थे कहें तो, यहीं से 5 में से 3 सीटें। क्या इस बार वापसी करेंगे? ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। मैं आपको ये दोनों पहले जो 2 चरण हुए उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आज जो तीसरा चरण हुआ है जय जी, ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, ये परफॉर्मेंस आगे बढ़ता जाएगा, ये हमारा विश्वास है। अभी अमर सिंह साहब जो बात कर रहे थे, मैं उस पर जरा प्रकाश डालना चाहूंगा। तो जो बयान दिया गया था वो इन्हीं महोदय पे दिया गया था और ये आज भी समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किससे राज्यसभा के सदस्य नहीं है, समाजवादी पार्टी से आज भी हैं। ये जनता को पता होना चाहिए। और जयप्रदा जी के लिए जो इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने आते ही कहा था कि आजम खान जो है वो राक्षस है, मैं उनका वध करने आई हूं।
उन्होंने दूसरा बयान ये दिया था कि आजम खान अर्धविक्षिप्त हैं दिमागी तौर से, और तीसरा बात उन्होंने बहन मायावती जी को लेके कहा था, वो भी टिप्पणी बहुत गलत थी कि वो एक्सरे से बहन जी को कहां देखेंगे, ये भी किसी और ने नहीं कहा था, ये जयप्रदा जी ने ही कहा था। तो ये अमर सिंह साहब जो बोल रहे थे आज, वो सरासर बिल्कुल ये इन्हीं पे कहा गया था। अंगवस्त्र जयप्रदा जी का नाम नहीं लिया गया था। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, उनका नाम नहीं लिया गया था। ये अमर सिंह साहब जो बोल रहे हैं उन्हीं ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, उसको लेकर के सजा भी मिल चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से आजम खान साहब को। चलिए छोड़िए उसको, अब हम आगे बढ़ चले हैं। हुआ क्या, इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? आज जो वोटिंग हो गई है इसमें, एमएच खान साहब, क्या आप लोगों का साथ, आप लोगों का जो जोर है समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में 9 सीटों पर आज जो उम्मीदवार उनके खड़े थे एक पर आपकी, क्या वापसी कर पाएंगे? और अगर हां तो क्या वजह, आधार क्या है आपको? देखिए पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक अलग अलग चुनाव लड़े थे, आरएलडी भी अलग अलग लड़ी थी। अब दोनों का वोट आप कंसिडरेट कर लीजिए तो 47% से ऊपर जा रहा है। आज हमारे 6 महीना पहले, आज से नहीं 6 महीना पहले से हमारे बड़े नेताओं ने बैठ के बातचीत किया, और जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स होते थे या जिला अध्यक्ष होते थे समाजवादी पार्टी के, उनके साथ ही मीटिंग की गई और सबके साथ बैठ के ये तय किया गया कि अब हमको ये जुमलेबाज पार्टी को हराने के लिए एक हो जाना चाहिए। और तब हमने फैसला किया कि ये गठबंधन बनेगा। आज हमारा गठबंधन 3 दलों का गठबंधन है, एसपी, बीएसपी और आरएलडी। तीनों का वोट जब मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वोट आप परसेंटेज कहां जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, आज उनके साथ जो साथी हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो 29 कैंडिडेट खड़ा तो आज आप कह रहे हैं उनको मनाने के लिए उन्होंने पहले लाल बत्ती का रास्ता दे दिया। यहां पर हमारे वहां मनमुटाव नहीं है, उनके गढ़ में जी हमारे वहां कोई मनमुटाव नहीं है। ओंकारनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान है, मनमुटाव है जी। ओंकारनाथ जी, तो क्या आप लोगों को शिवपाल यादव जी, 10 सीट शिवपाल यादव जी के का सहारा भी मिला इस यादव पट्टी में, फिर भी दावेदारी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, किसी का सहारा नहीं मिला है, कोई अगर ये कहता है तो ये गलत बात है, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ी है इस राउंड में। 23 तारीख को पता लग जाएगा। सहारा का मतलब यह है कि शिवपाल जी ने अगर कमजोर किया समाजवादी पार्टी को तो फायदा आपको मिलेगा ना? नहीं, अब कितना कमजोर किया है तो समय बताएगा ना। हम कैसे कहते हैं कमजोर कर दिया, हम किसी को क्यों आरोप लगाएंगे कमजोर कर दिया है? हम जो कह रहे हैं, अच्छा ये हमारी सवाल मेरा पार्टी माफ ने कीजिएगा सर, बहुत ये अच्छा हरिशंकर श्रीवास्तव जी से सवाल था और इसका जी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा अजय जी, एक मिनट लूंगा, आपको ज्यादा नहीं लूंगा। अभी आपके शबाब साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग कुछ क्या कहते हैं संज्ञान ले रहा है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आज सवेरे से सारे टीवी चैनल पर बाकायदे डिबेट चल रही थी, जबकि जहां इलेक्शन होता है वहां 2 दिन पहले कन्वेंसिंग रोक दी जाती है। कन्वेंसिंग रोकने के बाद वहां पर मतलब जहां पर इलेक्शन हो रहा होता है वहां आप चुनाव चिन्ह लेकर भी नहीं जा सकते हैं। सारी चीजें होने के बावजूद आप सोशल मीडिया तक को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन जो टीवी डिबेट हो रही हैं जिससे कि वहां के वोटर अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी भी बात से उनका ध्यान भटक सकता है, तो एक तरह की कन्वेंसिंग हमने दिन भर की, सारे दलों ने की। क्या इसको चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा? अगर यही न्यूज आप सवाल हो सकता है चुनाव आयोग के लिए, 6 बजे जो आपने कि जब 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर वोट डाले जा रहे हैं, कहीं पर प्रचार भी चल रहा है। नहीं, मेरा कहने का क्या मतलब, जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन निर्भर डिबेट नहीं होनी चाहिए। शाम को उस दिन निर्भर डिबेट नहीं होनी चाहिए, शाम को 6 बजे से आपने स्टार्ट किया है, ये डिबेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो आप नेताजी लोग बयान देना बंद कर दीजिए तो अपने आप डिबेट बंद हो जाएगा। ये तो तय करना पड़ेगा आप सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के। एक ये सवाल है, डिबेट तो आप कर रहे हैं ना, सवेरे 7 बजे से आपने इसको त्योहार बना लिया, सुबह 7 बजे से आप बुलाने लगे सबको, भाई आना है, और खाली वही सब हो रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, इसको चूंकि चुनाव आयोग अगर कोई नियम, अभी कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें रोकता हो बुलाने से, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ना आए, पहली बात। और अगर कोई नियम बन जाए तो हम नहीं बुलाएंगे।
लेकिन इस वक्त के जो नियम है वो नहीं रोकते, इसलिए ये सब चल रहा है सभी चैनल पर। ये एक दीगर सवाल है। आपका सवाल जायज हो सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए, और इस पर अगर कोई सहमति से नियम बन जाता है उसका हम सभी पालन करेंगे, किया जाना चाहिए। और लेकिन वो किस हद तक संभव होगा, आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी चैनल पे, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हम लोग को करना चाहिए, इससे प्रभाव हो सकता है, जनता प्रभावित हो सकती है। ठीक बात है हरीश श्रीवास्तव जी, जब आप सारे ठीक बात है, मैं आपसे सहमत हूं, तो फिर एक बड़ा दायरा होगा उसका कि अगर तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं और 5वें चरण के लिए प्रचार चल रहा है तो क्या उसका लाइव प्रसारण हो कि नहीं हो, यह भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि उसका असर तो वहां भी पड़ रहा होता है, लोग वहां भी बैठ करके देख रहे होते हैं जहां पर वोट डाला जा रहा होता है, बातें तो वही हो रही होती है सब जगह कमोबेश। तो ये तमाम सवाल हो सकते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, भाई आप लोगों को क्या उम्मीद है इस चरण में, और उसका आधार बताइएगा। उम्मीद तो आप कहेंगे कि हम सब जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, पिछली बार भी आप 3 सीटों पर नहीं रोक पाए थे समाजवादी पार्टी को, क्या इस बार उन सीटों पर भी आप सिद्धमारी कर लेंगे? हाँ, लेकिन शिवपाल जी अलग खड़े हुए हैं, 5 साल का आपका इतिहास अब है सत्ता में का। देखिए हमको तो ये भरोसा है कि अब की हमारी सीटें और बढ़ेंगी। 10 में हमारे पास 7 थी और इसमें 1 भी प्लस हो सकती है, 2 भी प्लस हो सकती है। ये हमारा भरोसा और हमको अपने काम के आधार पर भरोसा है, और जनता से जो हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है उस पर भरोसा है, उसके आधार पर ये बात मैं कह सकता हूं। अब ठीक है सुनील दुबे जी बहुत संक्षेप में ये मान रहे हैं कि हाँ हमारी प्लस ही में हम रहेंगे। आपको क्या लगता है, आज पूरे दिन के मतदान को आपने देखा, सभी के बयानों को सुना, सारे जो सवाल उठे, और यहां का जो पूरा इक्वेशन है इन 10 सीटों का, अखिलेश की जो परीक्षा थी, कौन पास कौन फेल होता नजर आ रहा है आपको? अब तो यहां के मतदान हो गए। देखिए आप एक बात को ये समझिए कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी का जलवा था और जिस ढंग से लोग उनके साथ थे, वो तो नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस जलवे के समय भी समाजवादी पार्टी यहां 3 सीटें जीत गई, ठीक है। तो आप ये मानिए कि इस यादव बेल्ट में इस परिवार की बहुत अच्छी पकड़ है। दूसरे प्रत्याशी न जीते, देखिए पिछले बार मैसेज ये था कि और सब बाकी ठीक होगा कि आपके परिवार को तो हम जिताएंगे, वो संदेश बिल्कुल कंटिन्यू करता है। अब की चौथे मैनपुरी से मुलायम सिंह जी जुड़ गए। मुलायम सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, उस एरिया में जो पूरा उनका एक कमांड है पूरे मध्य उत्तर प्रदेश, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश भर के नेता है, उसमें उनको सीट से हरा पाना काफी मुश्किल था काम। नहीं तब दोनों था ना, आजमगढ़ से भी लड़ रहे थे, दोनों जगह से लड़ रहे थे, तो 4 सीटें तो ये हो गई इनकी। अब एक जो सीट अक्षय यादव की, जहां शिवपाल यादव चले गए हैं, वो एक टेस्ट केस होगा कि शिवपाल यादव जो बहुत वहां के जमीनी नेता माने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी को बनाने में बहुत योगदान भी किया है। पॉलिटिक्स में होता क्या है, जिसके साथ सत्ता होती है उसके साथ वर्कर चला जाता है। आज अगर मुलायम सिंह दावा करे तो उनके साथ लोग नहीं, अखिलेश यादव के साथ है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि नहीं शिवपाल यादव के साथ लोग होंगे कुछ लोग नहीं। लेकिन देखिए राजनीति का एक चरित्र है कि उसमें जो ज्यादातर लोग हैं, जिधर सत्ता होती, जिधर ताकत होती, उधर जाते, क्योंकि वहां राजनीति में वो कुछ लेने के लिए आते हैं, कोई त्याग करने के लिए नहीं आते। त्याग वाला जमाना चला गया। तो एक सीट अक्षय यादव पर जो है वो तय करेगी क्या शिवपाल कुछ डैमेज कर पाए। पहले शुरुआत में जब पार्टी, हालांकि पार्टी कितनी 3 महीने की पार्टी, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मैं डिबेट में भी बात करता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अक्षय यादव की सीट हारते हैं सपा के लोग, तो ये तय होगा कि हाँ शिवपाल जी का इस बेल्ट में अभी भी जलजला बरकरार है। और अगर नहीं हारते हैं तो फिर ये होगा कि नहीं, अब शिवपाल जी का उस एरिया में वो पकड़ नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो देखिए 4 सीटें तो आप इस ढंग से समझ लिए, अगर मान लीजिए शिवपाल भी जीते तो यादव पट्टी तो जीती ना, 4 लोग तो ये आप क्लियर मान लीजिए। अब बचे 6। अब ये 6 के 6 अगर ये बचा ले तो भी एक इनकी कम होती है, और 1-2 अगर ये
आजम खां और किसी के ले गए सीट मान लीजिए, तो उनकी 2 कम हो जाएंगी। ये मेरा एक आकलन है। तो मुकाबला मुकाबला कड़ा है। अब मुकाबला आमने सामने का है, तीखा है, करीबी है, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरफ मामला जाएगा, नतीजे जाएंगे, ये जनता ने तय कर दिया है। अब नतीजों का इंतजार ही करना पड़ेगा। इस वक्त की ये सारे अंदाजे हैं, कैलकुलेशंस हैं और जो इशारे हैं उसको आप समझिए। फिलहाल मेरे पास इतना ही वक्त था। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। और इस मुकाबले में जीतने को सभी बेताब है और इसके लिए हर कोई पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। आज सियासी कुंभ का तीसरा ये शाही स्नान है। सियासत में सफलता का पैमाना सिर्फ जीत है आज के दिन। इसीलिए राजनीतिक दल हर हाल में जीत जरूरी के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटते हैं और इसके लिए सेलिब्रिटीज की तलाश सभी पार्टियों को रहती है। देखिए आज कितने सेलिब्रिटीज सामने आए, सनी देओल से लेकर गौतम गंभीर तक, बॉक्सर विजेंद्र सिंह तक, सिंगर हंसराज हंस और अभिनेता रवि किशन तक सियासी पिच पर और एकदम आनंद फानंद में सभी बड़े नेता बनकर के चुनाव मैदान में उतार दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। आज नामांकन से पहले गंभीर ने जीत के लिए परिवार के साथ पूजा की और उसके बाद रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। परिपक्व नेता की तरह गंभीर सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। देखिए बहुत एक्साइटिंग है, प्लस आपके पास मौका है कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा करने का। और दिल्ली में पैदा हुआ हूँ तो दिल्ली के लिए इमोशनल भी हूँ, तो कोशिश करूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए अच्छा कर सकूं, उनके सपने को पूरा कर सकूं। जो काम हुआ है पिछले 5 साल में उसको ही आगे लेके जाएंगे और काफी कार्य हुआ है। अगर आप ईस्ट दिल्ली को देखो कितना ज्यादा प्रमोट किया गया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है ईस्ट दिल्ली में, तो उस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज डेवलपमेंट का कोई भी अंत नहीं है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उधर दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह पर दांव लगाया। चुनावी रंग में उतरते ही बिज्जू बोले, जुमलों से पेट नहीं भरेगा। कौन सी लहरा में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, बट वही बात है सर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन लोग वो असली चेहरा पहचान चुके हैं। और जो बेरोजगार हैं, जो युवा है, वो सिर्फ अपनी कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने कहते वो मानते हैं कि नौकरी चाहिए हमें कहते हैं जुमलों से पेट नहीं भरेगा, हमें कहते हैं नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी ने सिंगर हंसराज हंस को टिकट दिया। इस सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काटा है। अब अभिनेता सनी देओल भी भगवा रंग में रंग गए। कमल थामते ही सनी पाजी बोले, सिर्फ काम करूंगा, बातें नहीं। इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। फिल्म अभिनेता और सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने पहले बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया, उसके बाद नामांकन। आप शपथ लिए हम अंदर मजिस्ट्रेट साहब के साथ, डीएम साहब के सामने, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप भारत सरकार की सेवा के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारत देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटा मोटा नहीं, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखना होगा कि अपनी अपनी फील्ड में महारत रखने वाले ये सितारे जनता पर कैसा जादू चलाते हैं। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो चुनाव के दौरान बहुत सी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। एक ये भी तस्वीर जो आपने इस रिपोर्ट में देखी, सियासत में सितारों की जंग, यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला।